दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर आंद्रे कर्टेज का कथन है कि फोटो में खूबसूरती दिखनी ही नहीं चाहिए, बल्कि फोटो में खूबसूरती का अनुभव भी होना चाहिए। राजेश सिंह चाड की खींची हुई तस्वीरों में उस खूबसूरती का दिल से अनुभव होता है। राजेश चाड़क जी वर्तमान में कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा विकासखंड में विकासखंड अधिकारी हैं और बड़ो विकासखंड का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं। एक अधिकारी के इतर एक फोटोग्राफर के रूप में उनकी एक अपनी अलग ही पहचान है। सर, गेस्ट इन न्यूज रूम में आज आप फोकस हिमाचल के मेहमान हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल ये जानना चाहते हैं कि ये जो फोटोग्राफी का आपका जुनून है, हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जी, शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि हमारी फैमिली में भी मेरे जो ताया जी थे, उनको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था जी। 42 में बल्कि 10th का एग्ज़ाम देने गए। मेरे ख्याल पाकिस्तान लाहौर की बात है सर, तो चंबा में पहले जो 10th का एग्ज़ाम देने वहाँ जाना पड़ता था। चंबा में भी वो सुविधाएं लाहौर में नहीं थी। तो मेरे ताया जी 42 में वो वर्ल्ड वार 2 में सेकंड में भर्ती हो गए। वो घर वापस नहीं आए तो एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वहाँ पे उन्होंने क्या चुना, एरियल फोटोग्राफर जी। हवाई जहाज से फ़ोटो खींचने हैं। फिर वहाँ से 46 में वो रिटायर हो गए, वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई। उसके बाद वो नेवी में चले गए, स्ट्रोकर मैकेनिक जी। क्योंकि वो भी बड़े एडवेंचरस आदमी थे, नई नई चीज़ें करने का शौक था। तो 52 में वहाँ से भी रिटायरमेंट हो गए। वो इंडियन मतलब के हिमाचल पुलिस में भर्ती हो गए। उनको फोटोग्राफी का इतना जुनून था, वो फोटोग्राफी पैसों के लिए या प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं करते थे जी। रॉलीफ्लेक्स का कैमरा था उनके पास, जैसे हमने सुना। और मेरी ताया जी से बात होती थी, 94 में एक्सपायर भी हो गए थे। तो घर में ही उन्होंने डेवलपर, प्रिंटर सब रखा था। फोटो खींचते थे, फोटो निकालने, लोगों में बांटने, उनको जुनून था। तो ये कुछ शायद ब्लड में भी आ जाता है। फैमिली में कोई परिवार का सदस्य कोई काम करता है तो वो कुदरती तौर पे भी, तो मैं उनसे भी बहुत प्रेरित था। तो पहाड़ों की ट्रैकिंग मतलब के मॉनिटरिंग ट्रैकिंग ये मैं करता था। फिर जब हमने नया नया शुरू किया तो उस वक्त हमारे पास कैमरे नहीं होते थे। फिर थोड़े टाइम के बाद हमें ये महसूस शुरू मतलब के होना शुरू हो गया कि पहाड़ों की हम सैर करते हैं, जैसे हम किसी को बताते हैं क्यों ना इसको फोटो खींच के अपने फ्रेंड्स में शेयर करें तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। अपने अपने मतलब के मदर फादर को दिखाएं, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग थे, पहाड़ों पे नहीं जा सकते थे। तो हमने सोचा कि एक कैमरा भी होना चाहिए जो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करे, डॉक्यूमेंट करे, ताकि हम अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के लोगों के साथ उसको शेयर करें। तो फोटोग्राफी का शौक़ वहाँ से पैदा हो गया। अब बात थी कैमरा की कि कैमरा कहाँ से आए। उस वक़्त जब ये बात है, मैं कॉलेज में पढ़ता था 83-4 में, तो कैमरे बहुत संभ्रांत लोगों, बड़े अमीर लोगों के पास हुआ करते थे। महंगे होते थे कैमरे, और आम आदमी के पास कैमरा नहीं होता है। जैसे आज की डेट में देखो, हर दूसरे तीसरे आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, या बड़ी सारी चीज़ें आदमी लोगों के हाथ में है। उस वक्त ये चीज़ें नहीं होती थी। तो मेरे दोस्त एक नवनीत चोपला, तो मैंने उनका कैमरा लिया फोटोग्राफी करने के लिए। जेनेट का रशियन कैमरा था, तो उससे हमने फोटोग्राफी शुरू की। बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिकल कैमरा था। आजकल तो सारे इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, आसान है उनको ऑपरेट करना। वो काम आसान नहीं था, क्योंकि जो SLR कैमरा होता है उसके लिए काफ़ी मतलब के टेक्निक चाहिए। आदमी को फ़ोटो खींचनी आनी चाहिए, वो सीखना पड़ता है। उस समय के साथ हमने सारी चीज़ें सीख ली। उसके बाद एक कैमरा यूज़ किया मैंने, क्लिक 3 जी। जर्मन कैमरा था वो। हर घर में जनरली होता था, पुराना कैमरा, सस्ता कैमरा होता था। 16 फ़ोटो आते थे उसमें। जब मैंने पहली बार फोटोग्राफी शुरू की तो 1 या 2 फ़ोटो निकले शायद साहब, और बाकी सारे ख़राब हो गए। तो फोटोग्राफर थे हमारे चंबा में ओम प्रकाश नैयर जी। तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा ऐसी कोई बात नहीं। जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की तो कोई फ़ोटो नहीं निकला था। तो उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया। तो धीरे 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 बस पहले दोस्तों से मांग के फ़ोटोग्राफी का शौक़ पूरा कर लिया करते थे।
फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की तो सरकारी जॉब भी मिल गया। तो नेपाल से मैंने कैमरा मंगवाया छोटा एक SLR, वो भी नहीं था, ऑटो फोकस था, पर बड़ा अच्छा कैमरा था। काफ़ी फोटोग्राफी की उससे मैंने। जी और फोटोग्राफी में जैसे भावुक जी ने ये शब्द बोले कि जो फोटोग्राफी क्या था आपने जो बताया पहले, कर्टेल अंग्रेज। कर्टेल जो है वो ये कहते हैं कि आपकी खींची हुई तस्वीर खूबसूरती नहीं दिखनी चाहिए, जी उस तस्वीर में ये अनुभव होना चाहिए खूबसूरती का। हाँ, वो जो लोग उसको आप मतलब के आपके बारे में बताएं कि ऐसी फोटो है उसकी। जी ये जो फोटोग्राफी है ये आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में भी प्रेडिक्शन कर सकती है कि जैसे हम कोई फोटो खींचते हैं, कोई भी आदमी हमारी फोटो देख के हमारे बारे में जान सकता है कि उसका मतलब कि वो किस किस्म का आदमी है। आपके व्यक्तित्व के बारे में हाँ। पता चल जाता है आपकी खींची हुई फोटो। जी, क्योंकि जो आप फोटोग्राफी करते हैं, जो फोटो खींचते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड, कि आपने चीज़ों को किस तरीके से देखा है, उसी ढंग से आपने फोटो खींचा है। और मेरा थोड़ा सा ये रहा कि फोटो खींचने से पहले मैं उसको फील करता हूँ, कि जैसे थोड़ा मतलब कि फ़ोटो को फील करो, निहारो, कैसा है ये। उसके बाद मेरे दिमाग में एक इमेज बनती है कि जो मैंने फील किया है, और उसी फीलिंग को मैं एक कैमरे में उतारने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कैसा अनुभव किया। अच्छा ही फील होता है जैसे, तो मैं चाहता हूँ वो पूरा पूरा वो उस फोटो में आ जाए। तो ये एक मेरा रहा है कि जैसे हम फील करते हैं चीज़ों को, तो उसके बाद एक हमारे अंदर भी एक इंट्यूशन डेवलप होती है। तो उस ढंग से मैं फोटोग्राफी करता हूँ। राजेश भाई, आप लगभग 3.5 दशक से फोटोग्राफी करते आ रहे हैं और ये किसी से नहीं छुपा है आपका जुनून। इसके लिए आपने बड़ी दुर्गम क्षेत्रों की यात्राएं की हैं, ट्रैकिंग की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अपनी फोटोग्राफी के जुनून के लिए आपने कौन कौन सी यात्राएं की है, कौन कौन सी ट्रैकिंग की है, और आपने बाइकिंग भी की है। तो हमारे दर्शकों को आप उनके बारे में प्लीज़ बताएं। चलो मैं आपको जो मेन चीज़ें की है वो बताऊंगा, क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है जी कि शायद हमें इसमें काफ़ी समय लग जाए। जी तो यात्राएं तो बड़ी की है। चंबा में जो हम ये ट्रैकिंग करते हैं, ये हमारे नहौण होते हैं। जी मणिमहेश का मतलब कि नहौण हो गया हमारे चंबा में। जी 5 झीलें हैं जी। जहाँ पे हम मतलब कि वहाँ पे हर साल मेला होता है, उसमें स्नान भी करते हैं। मतलब कि उसको हम बोलते हैं नहौण, जी। पवित्र स्नान। जी जैसे मणिमहेश का मेला है, जी उसके बाद हमारे चंबा में मतलब कि लमडल का की भी झील है। जी जैसे मैंने मतलब कि मणिमहेश के बारे में बताया कि वहाँ भी 13,500 फुट की हाइट के ऊपर झील है। जी उसको डाल भी बोलते हैं हम लोग। जी तो वहाँ से जब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते तो वहाँ जाने का बड़ा क्रेज रहता था। जी मणिमहेश मेला, लमडल में भी झील है, वहाँ भी लोग स्नान करते हैं। उसके बाद गंडासरू है तीसा में। फिर हमारा एक जगह साऊ पड़ती है चंबा में, सब डिवीजन साऊ, उसके वहाँ पे खुंडी मराल की झील है। चंबा में ना बड़ी सारी झीलें हैं। ये 4 झीलें जो बताई ये हमारी मुख्यतः हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं। उसके बाद भी चंबा में और झीलें जो मैंने मतलब के यात्राएं की हैं, महलवार नागडल बोलते हैं, वो तीसा में है। जी वहाँ पे यात्राएं बहुत कम लोग करते हैं। वो जम्मू मतलब के बॉर्डर के साथ है। आतंकवाद था जब, तो उन दिनों उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसमें एक यात्रा जाती है साल में एक बार, उसी में आप जा सकते हैं। बाकी दिनों वहाँ पे पुलिस का पहरा रहता है, तो वहाँ पे मतलब के सुरक्षा के लिहाज से नहीं जाने दिया जाता है। उसके बाद हमारे तीसा में बहुत सारी झीलें, चमुंडा का डल बोलते हैं हम, जी जो हमारा साज पास है, सतरुंडी जगह है, वहाँ से रास्ता जाता है। वहाँ पे 3 झीलें हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जी चमुंडा डाल, एंथर डाल और सतरुंडी झील है एक। जी तो वहाँ भी मिल के ये मैंने किया है। चंबा में बड़ी सारी माउंटेन लेक्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। उसमें हमने काफ़ी झीलें खोज भी निकाली हैं। जी जैसे मैंने बात की खुंडी मराल का डाल, उसके साथ एक कैलू डाल है, जी उसके साथ भी 2-3 छोटे छोटे डाल हैं, झीलें हैं। एक्चुअली वास्तविक में माउंटेन जिसको लेक्स बोलते हैं, ये होती क्या है, इसको माउंटेनरिंग की भाषा में बोलते हैं टार्न, TARN। टार्न का मतलब है कि जो बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसमें जरा सी भी कोई डिप्रेशन वाली डुग्गी जगह जिसको बोलते हैं, अगर वैसा स्थान है तो जो ग्लेशियर का पानी पिघल के आता है वो सारा उस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है और उसको झील का नाम दे दिया जाता है। तो इस टाइप यात्राएं वहीं से हमारी शुरू हो गई, वहीं से हमें शौकपन पड़ा। और उसके बाद हमने ट्रैकिंग भी शुरू कर दी। ये तो झीलों की बात थी।
मणिमहेश उस सवाल पे डल हम जो है, उस सवाल पे हम आएंगे जो अच्छा ठीक हम है। ये अलग से हम ये चाहते हैं कि वाइकिंग भी की है और हाँ चंबा के अलावा जो आपकी यात्रा रही है फोटोग्राफी के लिए कांगड़ा के बड़े सारे हिस्से में लद्दाख की जी, तरफ को भी आप गए हैं तो उसके तो बारे में भी थोड़ा हाँ सा। जरूर, उसके बारे में, चंबा की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने ट्रैकिंग की थी, मेरे दिमाग में था कि मैं सबसे पहले अपने चंबा को एक्सप्लोर करूँ, जी उसके बाद में बाहर जाऊँगा। जी। चंबा में दो मतलब के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक को बोलते हैं धौलाधार और उसके सामने है पीर पीर पंजाल। पंजाल। जी जी मोटे तौर पे अगर हम मतलब के धौलाधार को क्रॉस करते हैं, जैसे पास बोलते हैं, जोत बोलते हैं, इसमें बड़े सारे जोत हैं, जी माउंटेन पासेज हैं। जी अगर धौलाधार में हम कोई भी माउंटेन पास को क्रॉस करते हैं तो मोस्टली हम लोग कांगड़ा वैली में पहुंच जाते हैं, चुवाड़ी में भी पहुंच जाते हैं, शाहपुर में भी पहुंच जाते हैं, धर्मशाला के ऊपर त्रियुण का एरिया वहाँ भी पहुंच जाते हैं, और ये हम लोग चले जाते हैं कुल्लू मनाली तक। जी लास्ट पास जो है इसमें थमसर पास है। जी थमसर पास जो है वो बड़ा बंगाल से जाना पड़ता है वहाँ से, और ये धौलाधार का सबसे ऊंचा पास है। बड़ा बंगाल से अगर हम लोग धौलाधार को क्रॉस करते हैं तो दो पास मुख्यतः हैं, दो जोत माउंटेन पास। एक है थमसर, अगर हम दाईं तरफ से उसको क्रॉस करेंगे धौलाधार को तो हम थमसर जोत के रास्ते हम लोग पहुंच जाते हैं राजगुंदा। जी वहाँ से आप बीड़ और बिलिंग भी जा सकते हैं। जी अगर आप बाएं की तरफ पुल क्रॉस कर लेते हैं तो सामने एक बड़ा गांव आता है, मुल्तान आता है, बरोट आता है। जी। तो बरोट से भी हम लोग वो आ सकते इस जगह मल के जा सकते हैं। बड़ा मल के क्या बोलते हैं इसको, बीड़ और जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है वहाँ। और ये दूसरा पास है काली है, बड़ा बंगाल से जाते हैं, अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो हम कुल्लू के पतलीकुल स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो वो भी बहुत सुंदर है। ये मल के ज्योग्राफी में बता रहा हूँ कि अगर धौलाधार के पास क्रॉस करेंगे तो उससे हम लोग स्यूंता, चुवाड़ी, कांगड़ा, बैजनाथ से कुल्लू तक हम लोग पहुंच जाते हैं चंबा से। ओके दूसरी तरफ है हमारा पीर पंजाल। तो पीर पंजाल ये भरमौर से हम लोग जैसे मान लो चंबा में वहीं से उसका शुरू हो जाता है जी मणिमहेश के साथ ही उसका हुआ है। तो सबसे पहले कुक्ति जोत है जी वो भी मैंने 2 बार क्रॉस किया है। कुक्ति पास को हम क्रॉस करेंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे शांशा। जी शांशा जो है लाहौल में एक गांव में जालमा के साथ, जी वहाँ से रोड हेडा में मिल जाता है। जी उसी तरह उसके बाद एक पास आता है चोबिया। जी अगर हम चोबिया पास क्रॉस करते हैं तो त्रिलोकीनाथ के पास बेही गांव में पहुँच जाते हैं। जी उसी के साथ एक पास आ जाता है काली छो, जी जो कि सबसे मुश्किल पास है चंबा में जो मैंने क्रॉस किया है। उसको भी क्रॉस करके हम त्रिलोकीनाथ मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, जो मतलब कि उदयपुर के साथ अपने लाहौल स्पीति में है। जी तो ये है। अच्छा, उसके बाद अगर आप और भी ज़्यादा आगे जाएंगे, जी तीसरा सब डिवीज़न पड़ जाता है। तीसरा का सब डिवीज़न अगर उस तरफ से हम पीर पंजाल को क्रॉस करते हैं तो वहाँ से हम लोग तांदी पहुँच जाते हैं, पुर्थी भी पहुँच जाते हैं। उसमें अलग अलग पास हैं, उनके नाम हैं, जैसे चरड़ा पास, मड़ू पास भी बोलते हैं उसको। फिर उसके साथ आ जाता है आपका चरड़ा, ये चांजू बाड़ा, वाला हाँ चांजू वाला जो है, जी। उसको हम क्रॉस करेंगे। जो चांजू वाली बात कर रहे हैं, अगर हम उसको क्रॉस करेंगे दराटी पास आता है, दराटी वहाँ से पास, एक दराटी पास से हम तिंदी गांव में पहुंच जाते हैं। जी उसके बाद हम और आगे को चलते जाएंगे तो बाड़ा पास है। बाड़ा पास को क्रॉस करते हैं तो अजोग हेलीपैड है पुर्थी में, तो वहाँ पहुंच जाते हैं। उसके बाद आ जाता है पुर्थी मतलब चैनी पास, पांगी में। पांगी में जी चैनी पास आ जाता है। अगर हम चैनी पास को क्रॉस करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं मिंदल में, मिंदल गांव में, जहाँ पे एक मतलब के काफ़ी मशहूर मंदिर है पांगी घाटी का। और उसके बाद आ जाता है आपका साच पास। जी तो साच पास से ही हमारा जो पांगी का वो शुरू होता है। उसके आगे हम जाएंगे तो मतलब के JND के जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ जाता है, वहाँ भी पासेज है। अगर उनको क्रॉस करते हैं तो हम लोग ये भद्रवाह की तरफ पहुँच जाते हैं। तो ये मुख्यतः चंबा की 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसमें मैंने मैक्सिमम बहुत सारे पासेज क्रॉस किए हैं। अब धौलाधार में अगर आप पूछोगे तो ये आपका मेनक्यानी पास है, लमडल से निकलता है वो, और करेरी में पहुंच जाते हैं हम, ये धर्मशाला की तरफ को। अगर उसके आगे भी बड़े सारे बलेनी पास है, और मुख्यतः पास है उसमें इंदरहार पास। इंदरहार पास जो है वो क्वारसी गांव से, अगर चंबा से क्रॉस करें तो क्वारसी गांव से उसको क्रॉस करना पड़ेगा।
आपको इंदर हाट पास क्रॉस करने से पहले बहुत सुंदर एक झील और है, नागडल बोलते हैं उसको। जी तो उसमें भी काफ़ी लोग धर्मशाला चंबा के हर साल जाते हैं। जी एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। अगर वहाँ से इंदर हाट पास क्रॉस करेंगे तो आप त्रियुंड के ऊपर इलाका कोट पहुँच जाएंगे। त्रियुंड से आप लोग मकलोडगंज और धर्मशाला पहुँच सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से फिर आगे आप जाएंगे तो बहुत सारे पासेज हैं। होली सेवी है, मतलब के अपना सराहर जोत बोलते हैं। फिर उसके बाद जालसू है। इसके बीच में भी बड़े सारे पासेज हैं सर। और कुछ पासेज पे लोग जा रहे हैं, कुछ पासेज पे कम लोग जाते हैं। मतलब कि ज़्यादातर ये भेड़ बकरी वाले लोग जो हैं वो इन दर्रों को हर वर्ष क्रॉस करते हैं। और जालसू के आगे बड़ा मुहाल मैंने बताया थमसर वाला पड़ जाता है। थमसर के साथ काली हैन है, तो काली हैन के साथ वो कुल्लू पे जाके धौलाधार रेंज खत्म हो जाती है। तो पीर पंजाल और धौलाधार धौलाधार, ये इसके दो- आप अथॉरिटी हैं। रजत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 25 जनवरी 1993 92 25 जनवरी 1992 जनवरी का महीना है। जनवरी का महीना हिमाचल प्रदेश के हाई रीचेज में पूरी तरह से बर्फ पड़ी होती है। आप एक दुस्साहसिक कारनामा कर गुजरते हैं अपने दोस्त के साथ। 25 जनवरी को आप जो मणिमेश झील है वहां पे जाके तिरंगा गाड़ते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ वो दोस्त कौन थे और ये इसकी प्लानिंग कैसे हुई और आप पहुंचे कैसे, इतनी बर्फबारी में आप मणिमेश झील पे कैसे पहुंचे? हाँ, ये हमारे जीवन का सबसे एक एडवेंचरस मतलब के कार्य था। मेरे दोस्त हैं नलिन गौतम थे, वो फॉरेस्ट मतलब के वन विभाग में डिप्टी रेंजर पद से रिटायर हो चुके हैं जी। बहुत एडवेंचरस, बहुत ही कॉम्पिटेंट माउंटेनर, बहुत ही बढ़िया ट्रैकर। वो विदेशी टीमों के साथ जनरली लाइजन ऑफिसर जाया करते हैं जी थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, हम लोग इकट्ठे ट्रैकिंग वैकिंग करते थे, बोले मनमेश चलना है। जी मैंने कहा मनमेश जनवरी महीने, तो ये नाम सुन के तो मैंने कहा घर वाले तो हमें अलाउ नहीं करेंगे। जी तो हमने घर वालों को भी ये झूठ बोला कि हम खजियार जा रहे हैं। जी तो हम लोग को मणिमहेश का हमने प्लान कर लिया। और मैं आपको एक बात यहाँ पे ये जोड़ना चाहूँगा कि जीवन में मैंने जितनी भी ट्रैकिंग की, यात्राएं की, मतलब कि पहाड़ों की, उसमें से हमने एक फील किया कि जैसे हमें एक कॉल आती है। जैसे हम अपने चंबा की बोली में बोलते हुक्म हो गया है भगवान का। जी मणिमहेश मेला जब होता था तो 84 मंदिर में सुचुई गांव के चेले होते थे। जिसने भी मणिमहेश जाना था वो चेला उसको पूछ देता था। पूछ मतलब अलाउ करता था। अगर चेला शिव जी के जो भगत पुजारी वो चेले होते थे बीच में, तो चेला किसी को ये बोलता था कि आप मणिमहेश नहीं जाओगे, तो लोग नहीं जाते थे। जी अब ये परंपरा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, इसलिए लोगों को मुश्किलें भी आ रही हैं। कई लोग मर भी जाते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं। तो चेला पहले ही उनको मतलब कि ना और हाँ बोलता था। जिसको हाँ बोलती वो आगे जाता था, जिसको ना बोलती वो मनमेश कभी नहीं जाता था। तो जीवन में हमने ये मतलब के महसूस किया कि पहाड़ों से लगाव, पहाड़ों पे जाना, ये जैसे एक कॉल जैसी आती थी अंदर से, भगवान की कोई हुक्म जिसको बोल लीजिए या उसकी परमिशन। तो वो हमें एक अपने आप को महसूस होता था कि अब जाना है हमें। तो जब हम जाते थे पहाड़ों पे तो हमने देखो आज दिन तक इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग की, इतनी ज़्यादा बर्फीले पहाड़ों पे माउंटेनरिंग भी की लद्दाख में, हमें कोई मुश्किल नहीं आई। जैसे ये बोलो कि भगवान ने अपने हाथ के ऊपर उठा के हमें वहां रख दिया है। ये जो 25 जनवरी 25 जनवरी की बात कर रहा हूँ। कोई प्रसंग याद है आपको? हाँ, प्रसंग बिल्कुल याद है कि वो मेरे दोस्त से बोलते जी चलना है, तो घर में हमने झूठ बोल के हम लोग खड़ामुख तक बस में पहुंचे जी। खड़ामुख से आगे रोड बंद, और वहाँ पे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक सब सेंटर है माउंटेनिंग का भरमौर में। वहाँ पे NR ठाकुर जी इंचार्ज थे मंडी से। जी तो हमने जब उनसे ये बात शेयर की, हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बताते तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाना। कितनी उम्र थी उसकी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उम्र 92, देखो 25 साल का था मैं उस वक्त जी। 25 साल की उम्र? बिल्कुल 25 साल का था जी। 1967 का जन्म है मेरा। 92 में ये हमने 25 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, पर आप 25 मान के चलिए जी। तो खड़ामुख से हम लोग अमल के भरमौर तक पैदल गए। जी। हमने जब माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के इंचार्ज थे, जो वहाँ के ऑफिसर थे, उनसे हमने बात की कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। उन्होंने हमें थोड़ा डिस्करेज भी किया और इनकरेज भी किया। जी। उन्होंने बोला देखो बेटा, आप ये परंपरा तोड़ रहे हो। आज तक मणिमहेश जनवरी महीने कोई नहीं गया। जी। पर हमें जैसे बोला कि अंदर से एक आवाज़ आई थी, भगवान की एक हुक्म था। हमने बोला नहीं, हमारे मन में कुछ ऐसा आ गया कि जाना है। जी। तो उन्होंने फिर बोला कोई नहीं बेटा जाइए, पर थोड़ा अपना ख्याल रखना। जी। फिर हम लोग पहुंच गए धनछो पैदल ही।
बर्फ पड़ी थी, जी मौसम ख़राब था। हम पैदल ही, एक जिसको बोलते हैं हौसले बुलंद थे हमारे। फिर हम लोग वहाँ से पहुँच गए हरसड़ गाँव। जी हरसड़ गाँव में उन दिनों 1992 में हिमाचल नहीं पर्वतीय ग्रामीण बैंक होता था। जी जब वो उसका नाम बदल गया, हिमाचल ग्रामीण बैंक बोलते हैं। जी वहाँ के मैनेजर एस.सी. कटोच थे बभारना से। जी तो वो गांव वाले इकट्ठे हो गए सारे हरसड़ में कि ये लोग पागल कहाँ से आगे जाने के लिए। तो उन्होंने बड़ी कहानी सुनाई कि आज से पहले साधु गए, वो वापस मुड़ के नहीं आए, इतने मल के फलाने लोग भी गए नहीं आए, तो उनकी बॉडी नहीं मिली। पर हम कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि हम में एक जुनून आ गया था। फिर हमने वहाँ से कोई 2 बजे चले। हमारा टारगेट था उस दिन धनछोर जाने का, क्योंकि आमतौर पे 2 घंटे में धनछोर पहुँच जाते हैं बिना बर्फ़ के। तो हम लोग शाम को 5 घंटे लग गए धनछोर पहुँचते। धनछोर तक बर्फ़ कम थी। वहाँ पे एक सराय थी PWD की, उसमें हमने रात काटी। फिर हमने प्लान किया कि खाना वाना तो हमारे पास हमने बना के लाए थे घर से 1-2 दिन का, बाकी ड्राई फ्रूट थे। फिर हमने प्लान की कि रात को 2 बजे चलेंगे। योजना इसलिए हमने 2 बजे चलने की बनाई कि रात को जब हम बर्फ़ के पहाड़ पे चलते हैं तो बर्फ़ पैक होती है, ग्लेशियर आने का या मेल्टिंग का खतरा नहीं रहता है। जी जब हम दिन में चलते हैं तो धूप के कारण ग्लेशियर आते हैं, बर्फ़ के पहाड़ टूट सकते हैं। जी तो ठंड मल के रात को 2 बजे के बर्फ़ पैक होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो हम रात को 2 बजे उठे। जी हमने अपना सामान सारा धनछोर छोड़ दिया। हमने कहा हम 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे ऊपर। जी वहाँ से 2.5-3 घंटे लगते थे जैसे आम उसमें। जी हमने खाली बैग लिया, अपने रक्सैक लिए, स्लीपिंग बैग, टेंट सब छोड़ दिया। जी हमने कहा ऐसे क्यों भार उठाएंगे, हम तो वापस आ जाएंगे। रात को 2 बजे चले हम। अगले दिन शाम को 5 बजे गौरीकुंड पहुंचे, जो कि धनसो से 6 किलोमीटर का रास्ता है सिर्फ। पहाड़ों में वैसे हम किलोमीटर में रास्ता नहीं नापते हैं, टाइम से नापते हैं। क्योंकि कई बार जैसे हम प्लेन में 1 किलोमीटर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, पहाड़ पे बर्फ में परिस्थितियों के कारण 1 किलोमीटर 2 घंटे भी लग जाते हैं कई बार। जी तो बस उसी क्रम में हम लोग 5 बजे गौरीकुंड पहुंचे। सर्दियों के दिन थे, अंधेरा हो गया था, बर्फ पड़ रही थी। हमने बोला अब आगे तो जा नहीं सकते हैं, जिस हिसाब से हम चल रहे थे। तो 2 बजे से अगर आप 5 बजे का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 18 घंटे बनते हैं। हम 18 घंटे कंटिन्यू चलते रहे। गौरीकुंड में हमें एक शेल्टर था, टूटा फूटा चक्के स्लेट वाला पुराना, हम वहाँ घुस गए। नहीं, पर सामान तो आप नीचे छोड़ गए थे। मैं वही बता रहा हूँ, हमारे पास रक्सैक थे खाली। जी बोलते ना शिव जी भगवान का कुछ हमें परमिशन थी, हुक्म था उसका, उसकी इच्छा थी। जी लकड़ी पड़ी थी वहाँ पे बालन, क्योंकि हर साल लंगर लगता है वहाँ पे, मेला होता है भरमौर अगस्त महीने में, राधा अष्टमी के दिन। तो जो सामान बच जाता है लोग उसमें छोड़ाते हैं, रखाते हैं। जी 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 लकड़ियाँ पड़ी हुई बालन। हमने बोला पहले तो देखो, मॉनिटरिंग ट्रैकिंग का पहला नियम है कि आग जला लो। जी अगर आपने आग जला ली, आग नहीं जलती है पहाड़ों पे, बहुत मुश्किल होता है, गीली लकड़ियाँ, कई बार लकड़ियाँ भी नहीं है आपके पास। हमने जैसी लकड़ियाँ इकट्ठी की, आग जलाई, जैसे आप बोलो कि किसी ने कैरोसिन का तेल ऊपर कैरोसिन फेंक दिया और इतनी भलभल करके जल पड़ी। हम लोग खुश हो गए। हमें ना सिग्नल आ रहे थे भगवान के कि आग जल गई, इट मीन गुड साइन कि ही इज हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद कर रहा है। अच्छा, खाने को हमारे पास ड्राई फ्रूट था, बाकी तो रोटी राटी जो हमने छोड़ दी थी, स्लीपिंग बैग, टेंट कुछ नहीं था। वो शेल्टर था, उसमें हमने आग जला दी। हमने बोला बच जाएंगे हम। फिर हमने वहाँ पे खाली बोरियाँ पड़ी थी, गनी बैग्स, उनको सुखाया और वो हमने आप लपेट ली ऊपर। और वो रक्सैक भी उसमें भी पैर ठोक दिए, जितने आते थे ऊपर से बंद कर दिया। और सारी रात आग के सहारे हमने काटी जी और सुबह 9 बजे उठे और बाहर बर्फ़ पड़ रही है, बर्फीला तूफान चला हुआ है। पर हमें एक विश्वास था कि हमने ये करना है और भगवान हमारी मदद कर रहा है। आग जल गई है, सारी चीज़ें ठीक हो रही थी, तकलीफ नहीं हुई भी। और सुबह 9 बजे उठे। वहाँ से मनमेज 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के लिए 3 घंटे लग गए हमारे। 12 बजे पहुँचे ऊपर। झील जमी हुई थी, हमने उस वक्त भी फ़ोटो लिया, अभी भी मेरे पास हैं वो फ़ोटो। तो एक बहुत बढ़िया अलौकिक अनुभव जिसको बोलते हैं, हमने साक्षात भगवान को अपने साथ देखा। जीवन में लोग बोलते हैं ना भगवान को देखा है, मुझे कोई पूछे तो मैं बोल सकता हूँ देखा है मैंने। ये भगवान जो है महसूस करने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ नहीं है। और जब ये सारा कारनामा आपने कर दिखाया तो बड़ा हो हल्ला हुआ, बड़ी खबरें आई। चंबा में एकदम वो हो गया कि ये कौन लोग थे।
प्रादेशिक समाचार आते थे 6:45, उसमें खबर है वो मेरे पास आज की डेट में भी वो कैसेट में रिकॉर्ड करके रखी है। हमने फ़ोन कर दिया भरमौर मल के वहाँ से कि भाई उसको रिकॉर्ड कर लो। वो 26 जनवरी को छपी थी, वो मल के आई थी वो। तो ये सारे कुछ ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जीवन में कि जैसे कई बार आप भगवान को अपने साथ पाते हो। पर जिस जब हम आपका एकेडमिक स्कोर देखते हैं तो आप एमए इकोनॉमिक्स है, साथ में आपने मार्केटिंग का डिप्लोमा की है, इसके अलावा आपने टूरिज्म की पढ़ाई की है, फिर आप माउंटेनियरिंग का डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स का आपके पास एक डिप्लोमा है, और बड़े सारे प्रस्ताव आपको उस दौर में आए होंगे जॉब के, लेकिन आपने अपने शौक जो फोटोग्राफी का था उसके लिए वो सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए, और आप जहाँ थे एक छोटी सी जॉब थी सरकारी, वो ही उसी पे आप अडिग रह के जो अपने शौक के लिए, तो आज मलाल नहीं होता है कि वो जितनी पढ़ाई आपने की थी। जी, आपने मलाल शब्द का प्रयोग किया है। मैं रिग्रेट भी बोलूँगा इसको, पछतावा भी बोलूँगा। जीवन में मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, जी अभी तक जितनी मेरी उम्र हो गई, मुझे जीवन में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। जनरली जनरली मतलब के लोग ये बोलते हैं कि अगर यार मैं वो करता तो वो होता, ये करता तो वहाँ होता। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, पर मेरे जीवन में एक सोच है जी कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप में काबिलियत है तो उसी मंच से, उसी प्लेटफॉर्म से अपने आप को प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, जो हमने समय समय पर किया है। अब मेरे शौक थे जी और मैंने एक बैलेंस बनाए रखा नौकरी और शौक में। मतलब कि शौक की वजह से नौकरी में मैंने कोई भी कमी नहीं आने दी जी कि जनरली ये होता है कि जी चले गए काम छोड़ के, वहाँ आपका काम पड़ा हुआ। नहीं, मेरे ऑफिसर भी इस बात के लिए हैरान होते थे कि आप ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर लेते हो। नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जी एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जीवन में सबसे मुश्किल काम है घर की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना। जी वो मैंने बहुत पहले से ले ली थी। मैं 19 साल का पूरा नहीं हुआ था, सरकारी नौकरी में आ गया था। जी शायद इतने कम उम्र में कोई लोग आते होंगे। मैंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली क्योंकि पिताजी मेरे रिटायर हो चुके थे। जी अपनी बहन की जिम्मेदारी, उसको पढ़ाया, बीएड कराई, शादी, भाई की जिम्मेदारी उनको भी, फिर बाद में अपने लिए। मैं हर बार अपना अपना जीवन जीरो से शुरू करता था। जी फिर मुझे सबसे बड़ी खुशी अपने आप से ये होती थी कि मैं जीवन में जिम्मेदारियों से नहीं भागा। मेरे बड़े सारे दोस्त थे, वो घर छोड़ के चले गए, माँ बीमार है, कमाई कोई है नहीं है, अपने लिए जिए। वो बड़े बड़े ऑफिसर भी बने। शायद उनको मेरी जैसी खुशी नहीं रही होगी जीवन में कभी। मुझे जीवन में सबसे बड़ी खुशी है कि मैंने समय समय पर सारी जिम्मेदारियों को निभाया, चाहे घर की थी चाहे मेरे दफ्तर की थी। जी मैंने मौका नहीं दिया किसी को। और लोग हैरान होते थे, दोस्त हैरान होते थे कि आप इतनी सारी चीज़ों के बीच में आप अपना शौक़ कैसे पूरा कर लेते हो। तो मैं यही महसूस करता हूँ कि ये कोई भगवान की इच्छा भी थी, और ये मतलब कि भगवान ने कोई शक्ति दी थी मुझे ऐसी। अभी भी मेरे पास उतनी शक्ति है जो मेरी 19 साल की उम्र में थी। मैंने उस स्पिरिट को कम नहीं होने दिया, और जो मेरे अंदर कीड़ा था आगे बढ़ने का, उसको मैंने मरने नहीं दिया कभी। अभी तक भी जिंदा है वो। आप हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के ऑफिशियल फोटोग्राफर रहे हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि कब से ये पर्यटन विभाग के साथ आप जुड़े, और पर्यटन विभाग के लिए आपने क्या क्या काम किए। इसके लिए छोटी जैसी कहानी है एक। जी मैं ट्रैकिंग करता था, फोटोग्राफी करता था, पहाड़ों की सैर करता था। जी फिर बड़े सारे मैंने कोर्सेज किए, मतलब के वाटर स्पोर्ट्स के भी किए, रिवर राफ्टिंग के भी किए। जी एक दिन मेरे दिमाग में आया कि ये सारी चीज़ें मैं किस लिए कर रहा हूँ, जी इसका समाज को क्या फ़ायदा है। जी ये तो मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ, इसका तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने काम को समाज के साथ जोड़ूँ। जी फिर मैंने कहा समाज के साथ कैसे जोड़ूंगा मैं। जी फिर मैंने कहा मैं फोटोग्राफी करता हूँ, जी और मेरा चंबा एक पिछड़ा जिला है, और मैं चाहता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से इसको आगे कैसे लाया जाए। फिर मैंने सोचा कि मैंने जहाँ जहाँ की यात्राएं की हैं, जी कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे मतलब कि कुछ ऐसी कम्युनिटी से मिला हूँ कि लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, जी क्यों ना मैं उनको आगे लाऊं। जी तो फिर पर्यटन विभाग के सुरजीत जी हैं कांगड़ा के, जी पब्लिसिटी ऑफिसर हैं, अभी नहीं पता मेरे को अभी भी किस पद पे पदोन्नत हो गए होंगे। हाँ। तो
उन्होंने मुझे एक बार कांटेक्ट किया। अच्छा जी। उन्होंने एक बार मेरी मिंजर के मेले में एग्जीबिशन लगी थी, कहीं शायद देखी होगी, जी। तो फिर मेरा नंबर भी लिया उन्होंने। तो फिर मेरे से उन्होंने संपर्क किया कि मैं से पर्यटन विभाग से, मैं फलाना पब्लिसिटी अधिकारी बोल रहा हूँ, तो हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके काम की ज़रूरत है, आपकी फ़ोटो जो है लेते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ जी। तो एक्चुअली जीवन में मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया है। जी। ठीक है, पैसा हर आदमी को चाहिए, पर उतना भी नहीं चाहिए कि वो मतलब कि हर चीज़ पैसों के लिए करे। उसमें मेरी एक सोच थी कि जीवन में जब हम लोग पैसों के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें वो गुणवत्ता हम ला नहीं पाते हैं, वो क्वालिटी नहीं आती है। अगर हम एक पैशन के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें क्वालिटी आती है, वो पत्नी भगवान की तरफ से आती है या कैसे आती है, वो मेरे को आज तक नहीं पता लग पाया। पर जब हम एक अच्छी भावना से काम करते हैं जिसमें हमें कोई लालच नहीं होता है, तो उसमें काम में बहुत बढ़िया और क्वालिटी आती है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कोई पैसों की बात नहीं की, मैंने फ़ोटो सीडी में डाल के जो उन्होंने मांगे, जो मतलब कि नहीं भी मांगे, थोक में मैंने भेज दिया उनको जी। फिर उनको मेरे फ़ोटो पसंद आए, फिर वो कॉफ़ी टेबल बुक में छपने शुरू हुए। फिर जो हमारी कम जिसके बारे में जानकारी थी जगहों की लोगों को, उसके बारे में पता लगने लगा। जैसे कुंडी झील का एक बहुत फोटोग्राफ मशहूर हुआ जी। जिस ढंग से मैंने खींचा था, लोगों ने बहुत ट्राई की उस ढंग से खींचने की, पर वो फ़ोटो आया नहीं। एक अच्छी फ़ोटोग्राफी करना एक चांस की बात है जी। अब मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो भगवान ऐसी परिस्थितियाँ बना देता है कि सुंदर बना देता है उस चीज़ को। तो वो हमें मौका देता कि खींचो। ये मैंने फील किया जीवन में। ये हमें भी नहीं पता होता जब हम जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हम ये बड़ी तैयारी के साथ जाएंगे कहीं फोटोग्राफी करने, पर वो हमें परिस्थितियाँ नहीं मिलती है, बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, कुछ नहीं दिखता है। तो ये सब ऊपर वाले की आशीर्वाद से ये सारा काम होता है हमसे। हम एक जरिया होते हैं, शायद काम हम नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई शक्ति है जो हमें वो डालता है भगवान। जी जी। पर एक चीज़ जो हमें समझ आती है मोटा माटी, जब आपके जीवन और आपके व्यक्तित्व के बारे में हम देखते हैं कि आपके खींचे हुए फोटो टूरिज्म में भी बड़े छाए रहे, देश विदेश में भी उन फोटो को सराहा जाता है। यहाँ तक कि जो निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री थे सामदोम रिनपोचे जी, उन्होंने आपके काम के लिए आपको सम्मानित भी किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब प्रदेश स्तर पे जो एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए, एक जो हमारे इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं जो कुछ लीक से हटके कर रही है, तो हमें कहीं नहीं लगता है कि जिन विभागों की जिम्मेवारी थी कि एक अच्छा फोटोग्राफर बिरला काम कर रहा है, तो वो कहीं आपको लगता नहीं कि वो जो चीज़ कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन एक उनकी सरकार की तरफ से या इस तरह से जो विभाग है हमारे मिलने चाहिए थी, वो कहीं ना लैक रह गई है? इसके बारे में मेरी सोच ये रही, मैं आपको पहले बताया आपने उसमें कि मैंने जीवन में पैसों के लिए काम नहीं किया, और मैं इनाम अवार्ड के लिए, एप्रिसिएशन के लिए या अपनी बल्कि मशहूरी के लिए इन चीज़ों के पीछे मैं नहीं भागा। मेरी सोच जीवन में अभी भी वही है, पहले भी वही थी कि जीवन में हम जब भी कभी कोई अच्छा काम करते हैं, ये अवार्ड, ये मशहूरियाँ, ये पैसा सब आपके पीछे पीछे चलता है। उसके विपरीत जब हम लोग इनके पीछे चलते हैं, अवार्ड के लिए या एप्रिसिएशन के लिए या रिकॉग्निशन के लिए, तो हम अपना काम भूल जाते हैं। ये मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है। मैंने जीवन में काम किया, मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं रहा कभी भी। और मुझे आज के परिवेश में ये लगता है, ये जो हम बात कर रहे हैं अवार्डों की, ये सारे मैनेजेबल हैं। ये शायद अच्छा काम करने वाले को मिलते होंगे, ये मैनेजेबल हैं, जुगाड़बाजी रहती है इसमें सब, और मुझे ये नहीं चाहिए थे। बड़ी बात मुझे अभी भी नहीं चाहिए। मुझे अपने काम में खुशी मिलती है बस। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं सर। मैं अब आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि आपने जो लेसर नॉन हिमाचल है, हिमालय है, उसको बड़े करीब से जाना है, और वहाँ पे कुछ जो कम्युनिटीज रहती है उनका जीवन को बड़े करीब से देखा है, और आपने उसको डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी में भी किया है और लिखा भी है, और आप पिछले कई सालों से एक किताब के ऊपर उनके ऊपर एक विचार कर रहे हैं। तो उस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या पृष्ठभूमि है, और ये किताब कब तक हम जो पाठकों के लिए बाजार में उपलब्ध होगी?
जब हम ट्रैकिंग करते थे, पहाड़ों पे जाते थे, कई बार हम ऐसे स्थानों पे पहुंच जाते थे, हमें बड़े डिफरेंट टाइप के लोग मिलते थे, मेहनती लोग थे, वो सब कुछ थे। तो उसी प्रसंग में हमारे चंबा जिला में पांगी जो है, ये एक जनजातीय क्षेत्र है। उसमें भटोरी करके बोलते हैं। भटोरी जो होती है, जहाँ पे भोट लोगों का निवास होता है। ये भोट लोग कौन थे? ये बुद्धिस्ट लोग हैं बेसिकली। इनके बारे में मैंने बहुत खोज की, बहुत खोजबीन की। इनके बारे में चंबा के इतिहास के ऊपर, जी चाहे ब्रिटिश टाइम का इतिहास उठा लो, चाहे पीछे उठा लो, उससे पीछे जी 700-800 साल का, तो बड़ा सारा डॉक्यूमेंटेशन हुई है। जी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है। जी मैंने देखा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। चंबा 1947 से पहले बहुत अच्छी क्वालिटी बुक्स लिखी गई हैं जो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत सारा शोध कार्य किया है। जी हिमाचल यूनिवर्सिटी उन दिनों नहीं होती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग आते थे। जी फिर मुझे लगा कि ये जो पांगी जनजातीय क्षेत्र के भोट लोग हैं, जी इनके ऊपर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। तो वो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। कुछ बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके घरों में रहता भी था, इंटरेक्शन भी करता था। मुझे लगा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, जी क्योंकि मेरा शौक था घूमना, वो तो शौक मैं पूरा कर रहा था। पर मैं ये चाह रहा था ये जो लोग हैं, इनके बारे में संसार को बताया जाए। जी फिर मैंने सोचा कि इनके बारे में लिखा जाए। जी तो उसके लिए मैंने काफ़ी शोध भी किया, उनके फोटोग्राफ भी किए, उनके जो उनका सामाजिक जीवन है, उनकी संस्कृति है, जी उनके जो रिवाज हैं जन्म मृत्यु के, वो सारे मैंने फोटोग्राफ किए। वीडियोस भी मेरे पास हैं। वो सारा काम हो चुका है, 90% काम। अब उसमें 10% काम कंपाइलेशन का बचता है। जी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको जल्दी पूरा करूँ। मतलब हम उम्मीद रखें कि आने वाले उम्मीद बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें मुझे थोड़ी जैसी ये भी समस्या आ रही कि वही बात आ जाती है पैसों की। या तो मैं अपने पैसों से उस किताब को पब्लिश कराऊं, जी या अगर सरकार मदद करे तो मैं उस मटेरियल को फ्री में देने को तैयार हूँ। कि मैं यही चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है कि जो मेरे पास है वो आगे आने वाली पीढ़ियाँ, लोग उसका फ़ायदा उठाएं। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति विभाग और हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति एकेडमी का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हिमाचली संस्कृति से जुड़े हुए जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। हम उम्मीद रखेंगे कि इन एकेडमी और विभाग के अधिकारी सुन रहे हो तो उत्कृष्ट श्रेणी का जो लेखन है वो राजेश जी ने किया है। ऐसी जगहों का लेखन है जिसके बारे में, उन समुदायों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि भाषा विभाग और एकेडमी जरूर इस पे संज्ञान ले। राजेश जी, हम आखिर में एक सवाल जो मेरे को, जैसे मोबाइल आया तो कई चीज़ें उसने ख़त्म करा दी, कैमरा ख़त्म करा दिया, घड़ी ख़त्म करा दी और कई चीज़ें। अब अगर हम फोटोग्राफी में टेक्नोलॉजी की बात करें तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत बढ़िया कैमरे आ गए हैं और चीज़ें आ गई है। जब आपने शुरुआत की थी तो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैमरे नहीं थे। तो अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो बड़ा इजी हो गया है, लेकिन जो डेडिकेशन है फोटोग्राफर में वो कहीं हमें नहीं दिखती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी के जो लोग, जो इस तरह की प्रतिभा हैं, जो लेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं आपके? देखिए, टेक्नोलॉजी तो आ गई है जी टेक्नोलॉजी देखो, फोटो को आप एक अच्छा बना सकते हो, बट वो फीलिंग, वो सेंटिमेंट आप मतलब कि टेक्नोलॉजी से नहीं ला सकते हो। जो एक आदमी का विजन है उसको आप खरीद नहीं सकते हो। वो जो सेंटिमेंट होते हैं, फोटो देख के आपको अच्छा लगता है। देखो, जो टेक्नोलॉजी आई है उसने क्या किया है, सेंटिमेंट तो डाल नहीं सकती है। उसमें वो एंगल होते हैं फोटो के, जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होता जी। है उसमें। कि फोटो को एडिट कर लो आप। जी जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि अगर जरा सा शटर स्पीड कम हो गई, जी। अपर्चर ज़्यादा रख दिया, फोटो काली हो जाती थी। जी टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है। जी अब जैसा मर्जी फोटो खींच लो, एक रॉ फॉर्मेट आता है, वो जैसा भी है, काला फोटो है उसको भी एक सुंदर फोटो बना सकते हो। जी पहले हमारे टाइम में कैमरा में भी लिमिटेशन होती थी, जी ये फैसिलिटी नहीं होती थी, जी। और कैमरा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ही चला पाता था। जी अब हर हाथ में कैमरा है, जी पर हर हाथ में वो विजन नहीं है। जी वो विजन आपको कुदरती भी होता है, जी कुछ आप अपने तजर्बे से जीवन में डेवलप करते हो। जी तो फोटोग्राफी में एक चीज़ होती है कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं। जी वो जिसको पहचान है वही फोटो खींचता है कंपोजिशन से।
और ऐसे तो फोटो सारे क्लिक 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 कर रहे हैं, जी है ना। अब जैसे इसमें आप फोटो देख के डिफरेंस बता सकते हो जी कि ये नॉन फोटोग्राफर कौन है और ये प्रोफेशनल कौन है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर भले ही मोबाइल से भी खींचे, जी। उसकी फोटो डिफरेंट होगी। सर, जितना जुनून और जिद आपकी फोटोग्राफी में देखने को मिलती है, एक अधिकारी के रूप में भी वो जिद और जुनून कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में डलती है। बात अगर नगरोटा भगवा विकास खंड की जो कार्यालय उसकी करें, तो आपके आने से पहले जो कार्यालय था वो वहाँ पे सारा जिग जैग था फलाना, लेकिन आज आज हम देखते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर वे में एक जो कार्यालय होना चाहिए उस तरह से डेवलप हुआ है। विकास खंड अधिकारी का नया ऑफिस बन गया है, साथ में वो जो एक ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए ऑफिस में वो सारी चीज़ें हुई हैं। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा वहाँ पे आ गई है, और मैं और देखता हूँ कि कुछ मूर्तियाँ वहाँ पे लग गई है, और वो जो परिसर है बहुत खूबसूरत हो गया। तो एक जो सोशल मैसेज है जीवन जीने के लिए, वो क्या देना चाहते हैं आप? सोशल मैसेज मेरा यही है जीवन जीने के लिए कि जीवन में जो जुनून है, जो आपके अंदर कुछ करने की है, उसको कभी खत्म मत बल्कि कीजिए। एक हर आदमी के अंदर एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा मेरे अंदर भी है, जो मैंने उसको अभी तक मरने नहीं दिया है। एक्चुअली कीड़ा हर आदमी के अंदर है, ये जरूरी नहीं कि मेरे अंदर ही था, हर आदमी के अंदर रहता है। पर उस कीड़े को, उस चीज को लोग कितना देर तक जीवित रख सकते हैं, वो एक बात है जो मैंने रखा है। और काफ़ी लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं लाइफ में, ये वो कर, पर मैंने जीवन में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और मैंने जीवन में 100% अपना लगाया। मैं जीवन में यही बोलना चाहूँगा कि जीवन में एक बार कोशिश करके जरूर देखिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप सफल भी होते हैं। चीज़ों को क्विट मत कर दिए, छोड़ मत दीजिए कि ये मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू इट। ये लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर ये दो चार चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको जीवन एक बहुत सुंदर लगेगा, ये आपको बोझ नहीं लगेगा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। तो जीने का आपको मतलब कि मज़ा भी आएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये धरती पे मेरा भी कोई मतलब है, मैं आया हूँ। तो अब भावुक जी ने, अब मैं अपने विकासखंड कार्यालय की बात की, 19 मार्च 2022 को मैंने ज्वाइन किया था। जैसे ही मैं गेट के अंदर आया उसी दिन मैंने एक प्रण ले लिया। बुरे हाल थे, टूटी हुई चीज़ें थी, कि मैं इस दफ्तर का जीर्णोद्धार जरूर करके जाऊंगा, जिसके लिए मैंने पहले दिन से कोशिश जारी कर दी थी। और उसके लिए मुझे बहुत लोगों ने सहयोग दिया, दफ्तर के लोगों ने, सब ने। मेरे निदेशक ग्रामीण विकास के विभाग रुखदेव ठाकुर जी, उन्होंने, मैंने जो बोला उन्होंने दिया मुझे। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन सब के सहयोग से मैं अपने ऑफिस को इस रूप में लाया। तो चलो, ये मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती थी कि मैं इसके लिए कुछ करूं। मैंने जीवन को बड़े जिंदा दिली और उससे जिया है। कहीं मैंने टाइम ऐसे नहीं बिताया खाली में। मैंने खुद बहुत मेहनत की है इसके लिए, और जो मतलब कि मेहनत मैंने की थी उसका परिणाम आज ये वीडियो दफ्तर है नगरोटा में। तो बड़े कम लोगों के साथ ऐसे बिरले रिकॉर्ड होते हैं। राजेश सिंह चाड़क जी ये चंबा के बनगोटू मोहल्ला के निवासी हैं, और इनके नाम एक ऐसा बिरला रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश में जो किसी दूसरे के नाम नहीं, इन दो दोस्तों के नाम, जिन्होंने हिमाचल दिवस के मौके पे 25 जनवरी 1992 को 25 जनवरी 1992 को मनी महेश जो झील है वहाँ पे जाके तिरंगा लहराया था। और 26 जनवरी जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाता है ये देश, उस दिन प्रादेशिक समाचारों में ये समाचार चला था कि दो मतवाले, दो साहसी युवकों ने, चंबा के दो साहसी युवकों ने मनी में झील पे तिरंगा लहरा दिया है। तो उस दौर में ये बहुत बड़ी खबर थी। राजेश जी आज हमारे स्टूडियो में थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम मिलते रहेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपकी किताब जल्दी ही, जो आपने भोटी समुदाय के ऊपर, जो वहाँ के जो हमारे इंटीरियर में रहने वाले हैं उनके ऊपर लिखी है, वो जल्द पाठकों के सामने आए। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।